ओके डन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास बेटा देखो, हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था उस डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और चित्रांश, बेटा तुम्हारी आज पहली क्लास है, समझ में आएगा, ऐसा कुछ नया नहीं है, सब कुछ इजी है। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे भाई मोशन के बारे में। हाँ बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मोशन की जब बात हो रही थी, मोशन इन 1D हो, 2D हो, 3D हो, लेकिन फिलहाल हम 1D की बात कर रहे हैं। तो मोशन क्या कहलाता है? चेंज इन पोजीशन। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर, है ना। अब हम लोग स्पेसिफाई कर ले रहे हैं इसको, क्या ऑब्जर्वर बोल देंगे। कि अगर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? मोशन कहलाता है। मोशन की वजह से आपको एक चीज देखने को मिलेगा यहाँ पर, कि एक तो आपने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए और साथ ही साथ आपने डिस्टेंस की बात कर ली थी, डिस्टेंस, तो दोनों में एक बात मैंने बताई थी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटीज है, तो वहां पर हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या जरूरी है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? आपको टोटल लेंथ ऑफ द पाथ पता होना चाहिए। टोटल लेंथ आपको पाथ का पता होना चाहिए। जब आपको टोटल लेंथ पता होगा तभी आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों को अलग अलग कर पाओगे। एक एग्जाम्पल भी हम लोगों ने ले लिया था, छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर कर लिए थे। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये ओरिजिन है, जहाँ पर हमारा एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ने जब किसी ऑब्जेक्ट को टाइम t इज इक्वल टू 0 पर देखा, यानी कि इनिशियल टाइम, जब फर्स्ट टाइम उसे देख रहा है ना, जब उसने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो कोई ऑब्जेक्ट ए था, ए से वो क्या किया, मान लो बी तक मूव किया, और बी पर जाने के बाद, है ना, फिर वापस कहाँ पर आ रहा है? वापस आ रहा है कहाँ पर? मान लो इस पोजीशन पर सी पर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होगा वो देखो मैं यहाँ शेड कर रहा हूँ। दिस शेडेड लेंथ, दिस टोटल लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? द डिस्टेंस। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन, और ये हो गया आपका इनिशियल पोजीशन, है ना। तो इनिशियल से फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी कि अगर हम बात करें यहां से लेके यहां तक की लेंथ की बात, तो ये लेंथ आपका क्या कहलाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये बात हमने आपको बिल्कुल बता दी थी। इसी तरीके से हम लोगों ने टू डायमेंशनल मोशन की जब बात करी थी, कि अगर हमारे पास मोशन टू डायमेंशनल हो, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला, उस डिस्टेंस फॉर्मूले से ही हमारा फंडा आ गया था क्या, कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर है, x1 y1 पोजीशन पर है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पर बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, x2 एंड y2 पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो a और b के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी उसे आप कैसे निकालोगे? तो इसके निकालने का तरीका मैंने बताया था क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट हमारा आ गया था क्या? पोजीशन वेक्टर का। दिस इज व्हाट कॉल्ड पोजीशन वेक्टर 1, और दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर 2। ये लेक्चर हम लोगों ने लास्ट क्लास में बेसिकली इसको किया था, ठीक। अब इसी को हमें आगे बढ़ाना है, इस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाना है, आगे लेकर हम लोग चलेंगे कि आज हम लोग समझेंगे क्या वेलोसिटी क्या होती है, और वेलोसिटी के साथ साथ हम लोग एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, साथ ही साथ एक्सेलरेशन की बात करेंगे। तो देखो आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्या है बेटा? बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। क्या सभी लोगों को पता है वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे बेटा, इसको थोड़ा और करेक्ट करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। और अगर मैं तुमसे बात करूं क्या स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड, तो क्या बताओगे? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हम लोगों ने क्लास 9th लेवल पे डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम इसको और इम्प्रूव करें थोड़ा सा, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं इम्प्रूव करूंगा बेटा। जैसे मान लो तुम लोगों को वेलोसिटी और स्पीड दोनों को लेकर चलेंगे। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? जैसे डिस्प्लेसमेंट था वैसे ही क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, और ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है।
है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को अगर देखा जाए तो चेंज इन पोजीशन यानी कि क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। जनरल फॉर्मूला याद रखना, कभी भी ग्राफ में, ग्राफ वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है भाई, डेल्टा एक्स का मतलब होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, लेकिन इसे हम जो बोलते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। उसी तरीके से ये जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब सम ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस, ठीक है, लाइक d1 प्लस d2 प्लस d3, और इसको डिवाइड अगर हम कर दें क्या, टोटल टाइम टेकन t1 प्लस t2 प्लस t3, तो ये सारा जो ये डिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये किसकी बात कर रहा है बेटा, एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, अब बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस है। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल लेकर समझेंगे बेटा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, अगर मैं बात करता हूँ क्या कि मान लो आपको कहाँ से, ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से कहाँ तक जाना है बेटा, बी तक। ए लेट सपोज लखनऊ है और बी क्या है, दिल्ली है। अभी मत जाना दिल्ली में, अभी कोरोना केसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, अभी दिल्ली में जाने की जरूरत नहीं। बट एक एग्जांपल अगर लेकर चला जाए कि हम लोग ए से कहां तक जाने वाले हैं, बी तक जाने वाले हैं, ठीक। और यहां पर मैंने पूछा कि देखो, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ए से बी तक की दूरी, इट इज अबाउट 500 किलोमीटर, एंड व्हाट द टाइम यू आर टेकिंग इज t इज इक्वल्स टू 10 आवर। ठीक है, तो इस ए से बी कौन कौन जा रहा था, मान लो हमने कहा क्या कि भाई तुम जा रहे थे, यू किस में जा रहे थे, कार में जा रहे थे आप लोग। इस कार में आप लोग क्या कर रहे थे, ए से बी तक ट्रेवल कर रहे थे। मैंने तुमसे पूछा बेटा ये बताओ कि तुमने किस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया। मैंने कहा किस स्पीड से तुमने इस डिस्टेंस को कवर किया ए से बी तक को, क्या बोलोगे, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं पहली स्पीड बोलूं, स्पीड वन, है ना, स्पीड वन की अगर मैं बात करता हूँ, जिसे हम v1 के नाम से जान सकते हैं, तो हम कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस वाज 500 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 आवर हमने कर दिया, एंड व्हाट वी हैव दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। चलो, ऐसे कंडीशन में हमने कहा क्या कि चलो तुमने ये टोटल डिस्टेंस कहाँ से ए से बी तक की कवर करी, लेकिन उस टाइम पर जब तुम ट्रेवल कर रहे थे और तुम्हारा ड्राइवर था, तुमने क्या करा, तुमने कहा कि अच्छा ड्राइवर साहब तुम ये बताओ कि बीच में किसी एक पॉइंट पर, मान लो ये एक्स पॉइंट है और एक्स से वाई तक की बात करी। मैंने कहा अच्छा बता तो एक्स पॉइंट पर तेरी स्पीड क्या थी। अभी अगर मैं पूछूं एट पॉइंट एक्स, मान लो कोई बीच में जगह पड़ती है, कानपुर का नाम ले लेते हैं, एग्जैक्टली कानपुर एक पॉइंट का अगर हम पॉइंट समझते हैं, तो इस पॉइंट पर तुम्हारी क्या स्पीड थी, तो तुम क्या बोलोगे बेटा, 50 किलोमीटर हमने एवरेज बता दिया यार, लखनऊ से दिल्ली तो लगभग भाई कानपुर में भी रहा होगा। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और एक्यूरेसी के साथ मुझे बताओ, थोड़ा और एक्यूरेट स्पीड बताओ। तो तुमने अपने ड्राइवर से पूछा अच्छा ये बताओ भैया कि लखनऊ से यहाँ तक जाने में या फिर कानपुर से दिल्ली तक जाने में कोई डिस्टेंस तुमने ले लिया, मान लो हमने कहा क्या 100 किलोमीटर के डिस्टेंस तुमने लिया, कहाँ से कहाँ तक, एक्स से वाई पोजीशन तक, डिस्टेंस तुमने क्या लिया 100, और इसमें टाइम तुम्हें जो लग रहा है, डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया बेटा 100 किलोमीटर, और टाइम जो तुमने लगा दिया वो लगा दिया तुमने मान लो 1 आवर, 1 घंटे का टाइम लगा दिया। तो मैं तुमसे पूछू अच्छा बता एक्स पर स्पीड कितनी थी, तो तुम कहोगे सर अभी जो स्पीड मुझे देखने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा और एक्यूरेट चाहिए, 100 किलोमीटर के रेंज में तुम बता रहे हो, है ना। मैंने कहा कि तुम एक काम करो, एक्स से थोड़ी ही दूरी पे, मान लो तुमने कहा क्या, अच्छा भैया ये बताइए कि 10 मिनट में, है ना, 10 मिनट में तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो ड्राइवर ने तुमसे बताया कि यार सर 10 मिनट में हमने लगभग 10 किलोमीटर के आसपास स्पीड कवर करी होगी। तो 10 किलोमीटर कितने में, 10 मिनट में, है ना, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आर आ गया। ठीक है, ये कितने कम टाइम में हो गया बेटा, 10 मिनट की बात हो गई। मैंने कहा नहीं, थोड़ा और एग्जैक्ट मुझे इस पोजीशन पर बताओ तुम्हारी स्पीड क्या थी। तुमने कहा अच्छा रुको मैं एक काम करता हूँ, मैंने ड्राइवर से थोड़ा इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट किया और उससे मैंने पूछा कि अच्छा भैया ये बताइए मुझे
कि मैं 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी हूँ। तो उसने यार थोड़ा सा देखा और उसने कहा कि तुम 10 मिनट सेकंड में जो तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना था। मान लो 10 सेकंड में तुमने जो डिस्टेंस कवर किया था वो लगभग लगभग 200 मीटर के आसपास था। अच्छा, तुमने कहा 10 सेकंड से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा। जीरो से जीरो कट कर दिया, 20 मीटर पर सेकंड। अब तेरा आंसर किस में आ रहा है बेटा, मीटर पर सेकंड में। अभी तक किसमें आंसर ले रहे थे तुम, किलोमीटर पर आवर में। मैंने कहा बेटा मैं तुमसे टाइम को और कम करने के लिए कह रहा हूँ। कितना कम करने के लिए कह रहा हूँ। तुमने कहा अच्छा सर मैं 1 सेकंड में बताती हूँ कि मैं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है मैंने। तो मैंने कहा ठीक है चल बता, V5 है ना। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने बताया कि भैया तुमने 40 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी कितने में, 1 सेकंड में। तो तुम्हारा आ गया 40 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, मैंने कहा अगर इसी टाइम को इतना छोटा कर दिया जाए। मैंने कहा अच्छा बताओ कि जैसे तुमने एक मोमेंट के लिए देखा, मोमेंट का मतलब क्या, मान लो 0.001 सेकंड के लिए तुमने देखा और तब तुमने पता किया कि तुम्हारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल था, d। तो तुम्हें पता चला कि तुम तो शायद 1 या 0.5 मीटर ही कवर कर पा रहे थे। कितना, 0.5 मीटर। तब मैं तुमसे पूछूं उस समय स्पीड कितनी थी, तुम्हें क्या कहोगे सर ये तो 0.5 से अगर मैं 0.01 को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास तो कितना आ रहा है बताओ। ये हट जाएगा, 500 मीटर पर सेकंड आ रहा है। हमने कहा ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। मैंने कहा अगर इसी टाइम को मैं तुम्हें एक ही काम दे दूं, इस टाइम को कितना छोटा करने के लिए बोल दूं। मैंने कहा बेटा जीरो के बाद, डेसिमल के बाद तुम जितना जीरो लगा सको, जितना जीरो लगा सको, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगाते रहो, ऐसे जीरो, ऐसे जीरो लगाते रहो। ठीक है, और कितना, बहुत सारा जीरो लगाओ। और उस छोटे से टाइम पे, मतलब एक मोमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, उस छोटे से टाइम में अगर मैं कहूं कि अब तुम बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए थे, तो वो जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा वो बहुत छोटा होगा ना बेटा, बहुत छोटा। लेकिन कुछ डिस्टेंस जो तुमने निकाला और डिवाइड किया इस छोटे से टाइम से, उस समय जो आपको स्पीड या वेलोसिटी, दोनों चीजों की बात मैं कर रहा हूँ, स्पीड या वेलोसिटी उस छोटे से टाइम में, जो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों कवर्ड, दोनों लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। बोलो, बहुत छोटे से टाइम की बात कर रहे हैं। और उस छोटे से टाइम में जो तुम्हें स्पीड या वेलोसिटी मिलेगी, उस स्पीड या वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टैंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है। अब तुम कह रहे हो सर ये हमें क्या कैलकुलेशन करवा रहे हैं, इस कैलकुलेशन का क्या मीनिंग है। मैं तुम्हें इस कैलकुलेशन का मीनिंग बस इतना सा समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर देख, जब हम लोग क्या करते हैं, अपना जो टाइम काउंट ले रहे हैं उस टाइम काउंट को इतना छोटा कर दें, लगभग लगभग देखिए टाइम किसके बराबर है, किसके बराबर है, मैं कह सकता हूँ क्या, ये छोटा सा टाइम जो है वो टेंड्स टू जीरो है। किसकी तरफ बढ़ रहा है, जीरो की तरफ बढ़ रहा है। इतना छोटा टाइम, मतलब एक मोमेंट्री टाइम की जब बात हो रही होती है, ऐसे टाइम में जो हम लोग स्पीड या फिर वेलोसिटी, दोनों वैल्यूज सेम आती हैं, चाहे स्पीड कैलकुलेट करिए या फिर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, इस टाइम पर, इस छोटे से टाइम में जो आप कैलकुलेशन करते हैं स्पीड या वेलोसिटी की, उसे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहा जाता है। आर यू गेटिंग दिस। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो या वेलोसिटी हो, वो दोनों को लिखने का तरीका क्या होता है, अभी तुम लोग 11th में आ रहे होगे, तुम लिमिट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे बेटा, लिमिट। और लिमिट हम लोग जनरली फॉर्मूला जानते हैं क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है ना, है ना। लेकिन अगर यहीं पर लिमिट लगाई जाए और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कर दिया जाए, और डेल्टा टी को क्या कर दिया जाए बेटा, जो अभी इनिशियल गैप तुम्हें दिख रहा था, कितने का दिख रहा था भाई, स्टार्टिंग में 10 घंटे का गैप दिख रहा था डेल्टा टी, अब कितना हो गया, ये डेल्टा टी किधर की तरफ बढ़ा दिया मैंने इसको, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो गया। ये मैथमेटिक्स है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमने जो पढ़ा वही चीज है कि हम जो एवरेज ले रहे हैं, एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या है, एक एवरेज वेलोसिटी ही है। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी किस में लिया जा रहा है, बहुत छोटे से टाइम में लिया जा रहा है। तो द एवरेज ऑफ वेलोसिटी फॉर वेरी वेरी स्मॉल टाइम इज टेकन, उसे हम कैसे लिखते हैं बेटा, dx अपॉन dt। डी फॉर, देखो हमारे पास डेल्टा का मतलब होता है क्या, चेंज, और चेंज कैसा होता है, फॉर अ लार्ज चेंज, बड़े चेंज के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। और डी का इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं क्या, फॉर वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी
स्मॉल चेंज। ठीक है, तो इसलिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है ना, किसी पर्टिकुलर मोमेंट की बात आती है, ऐसे कंडीशन में जो वेलोसिटी होती है उसको क्या लिखा जाता है बेटा, dx अपॉन dt। और इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम या t। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम पढ़ेंगे। ओके, तो यहां से हमें समझ में आता है क्या कि भाई जब भी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हुई और कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी, तो व्हाट विल वी डू, वी विल जस्ट डिफरेंशिएट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो याद रखने की जरूरत है, चाहे वो इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो या फिर स्पीड हो, दोनों की वैल्यूज क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, वैल्यूज सेम होती है, ध्यान रखना वैल्यूज सेम होती हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तब भी तो कुछ डिफरेंस होगा ना बेटा, कि इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड में तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस होगा स्पीड और वेलोसिटी के केस में, जरा समझते हैं। तो वेलोसिटी का मतलब ये हुआ बेटा कि इसके पास डायरेक्शन होगा, है ना, और स्पीड किससे मतलब रखेगा, केवल और केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रखेगा। समझ आ रही बात, बस केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत है, मैं इसको और डिटेल में लेकर चलने वाला हूँ। क्लियर है, चलो कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे हम लोग। सेम चीज, अब हम लोग वापस आते हैं जहां पर हम लोग बात कर रहे थे क्या, एवरेज स्पीड की। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी एवरेज केस हो जाए, स्पीड एवरेज केस हो जाए, लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए अगर बात करी जाएगी, तो ये फॉर्मूला आपको लगेगा क्या, एवरेज के लिए। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा, इंस्टेंटेनियस के लिए आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, dx अपॉन dt। क्लियर है, सिर्फ उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्या, एक्सिलरेशन की, बस केवल अभी फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, समझाऊंगा उसका मतलब, मीनिंग समझाने वाला हूँ मैं। एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन क्या होता है, आप लोग पढ़े हो, सिंपल फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज इन क्या, वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ, इसे मैं समझाता हूं। जब हम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या, रेट चेंज, किसका चेंज, वेलोसिटी का। रेट का मतलब हो गया क्या, डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब हम कह सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। व्हाट इज दिस कॉल्ड, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज। ठीक है, तो इसे कहेंगे क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। और जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आएगी तो क्या बोलोगे बेटा, dv बाई dt। आर यू गेटिंग दिस, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, समझ आई आ रही बात, तो ये हो गया क्या, एक्सेलरेशन। फॉर्मूले समझ में आ गए, अब इनकी मीनिंग्स को समझेंगे, इनके मतलब को समझेंगे। जैसे मैंने कहा क्या, एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली ये क्या है पता है, कि वेलोसिटी में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है, कब, पर सेकंड। आर यू गेटिंग दिस, क्या इसका मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, ये लिखा जो मैंने, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है बेटा, कितने अमाउंट का चेंज आ रहा है, 5 का चेंज आ रहा है। समझ पाए, जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और ये एक एक्सिलरेशन जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंडर ये मूव करना चाह रहा है ना। t बराबर ये क्या है, 0 है। जस्ट आफ्टर 1 सेकंड इफ आई ऑब्जर्व एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड, व्हाट मस्ट बी द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी,
5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी पहले कितनी थी, 0। 1 सेकंड में कितनी चेंज हो जाएगी, 5 से। फिर अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 5 से और चेंज होगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10। समझ पा रहे हो इस एक्सेलरेशन का मीनिंग। हाँ, तो ये होता है क्या, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। अब इसको मैं एक बार समराइज करता हूँ, और इस समराइजेशन में तुम्हें समझ में आएगा कि क्या चीजें ये चल रही हैं। मैंने कहा क्या कि हमारे पास अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन में चेंज इन पोजीशन होगा। चेंज इन पोजीशन को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पोजीशन चेंज होगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट या फिर आपको क्या मिलेगा बेटा, डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आपको यहाँ पर s दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल मिलेगा। और अगर चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट में तो आपको v एवरेज एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, दैट इज टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। लेकिन जब भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, चलो अभी इसकी बात कर लेते हैं, स्पीड एवरेज, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस की बात हो, चाहे वो स्पीड हो चाहे वो वेलोसिटी हो, उसको क्या बोलोगे बेटा, dx अपॉन dt। समझ आएगा, क्या बोला जाएगा उसे, dx बाई dt बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आता है तो उस समय आपको क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। और वो एक्सीलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसे हम लोग एवरेज एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करी जाएगी तो वो क्या होगा बेटा, dv बाई dt। समझ आ रही बात इतनी। और ये सब किसके रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो यहां से जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इतने पार्ट की बात करता हूं, है ना, ये क्या है, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल सकता है, क्या, पोजीशन और टाइम का रिलेशन। किसका रिलेशन मिलेगा बेटा, पोजीशन और टाइम का रिलेशन। यहाँ पर हमें एक कौन सा रिलेशन मिलेगा बेटा, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, या फिर स्पीड और टाइम का रिलेशन। और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन। एक्सेलरेशन एंड टाइम का रिलेशन दिख रहा है ना, 80। तो हमें पूरे जो मोशन होता है उस मोशन में हमें यही तीन चीजें पढ़नी होती हैं। क्या क्या, एक तो पोजीशन टाइम का रिलेशन देखना होता है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन देखना होता है, और एक्सेलरेशन टाइम का रिलेशन देखना होता है। ठीक है, अब इन रिलेशंस को कैसे देखते हैं, कैसे ये रिलेशंस देखते हैं, जरा समझाता हूं मैं तुम्हें, एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मैंने कहा क्या, इफ द पोजीशन ऑफ अ बॉडी डूइंग मोशन, है ना, डूइंग मोशन is x is equals to 2t minus 1, where x क्या है, उसका पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा, ध्यान रखना, ये पोजीशन है, मतलब इसकी लोकेशन बता रहा है, x कहां पर है, किसी भी टाइम पर वो बता रहा है, और t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछूं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, मतलब मैं पूछूं क्या, एट t बराबर 0 वेयर वॉज द बॉडी, बॉडी कहां पर था, बताओ मुझे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू कितनी होगी अगर t 0 रखा जाए, यहाँ पर ये क्या है, एक पॉलिनोमियल ही तो है, -1। वेरी गुड। अगर मैंने कहा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछूं मैं, तुम x बताओगे क्या होगा, +1। ठीक है, अगर मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछूं तो x क्या होगा बेटा, +3। t बराबर 4 सेकेंड पर पूछूं तो क्या मिलेगा, 7। मतलब अगर मैं तुम्हें यहाँ कहूँ कि बेटा अच्छा इसके मोशन को रिप्रेजेंट करो x एक्सिस पर, तो ये तुमने कहा कि सर x एक्सिस को रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले मैं किसको यहाँ अपॉइंट करूंगी, ऑब्जर्वर को। ठीक है, और ये ऑब्जर्वर यानी कि तुम हो, और तुमने क्या देखा, जब टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब क्या, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, है ना, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ऐसे टाइम पर अगर देखा जाए तो t बराबर 0 पर इसका पोजीशन क्या था बेटा, -1 पर था। अच्छा, उसके बाद t बराबर 1 सेकेंड पर उसका पोजीशन क्या था बेटा, +1 पर था। फिर हमने देखा सर वो कहां पर पहुंच गया, +3 पर पहुंच गया, यहाँ पर +2 है। फिर उसके बाद वो कहां पर पहुंच गया सर, +7 पर पहुंच गया, ये 4 5 6। आर यू गेटिंग दिस।
मतलब पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ स्पॉट किया गया, फिर यहाँ स्पॉट किया गया, फिर यहाँ पर देखा गया, फिर यहाँ पर देखा गया। क्लियर है? मतलब अगर इस बॉडी के पोजीशन को ध्यान से देखा जाए तो एक्चुअली इसका मोशन किधर दिख रहा है? इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। बोलो, टाइम बढ़ने के साथ साथ ये क्या हो रहा है? अपनी पोजीशन को किधर की तरफ बढ़ा रहा है बेटा? एक्स डायरेक्शन में बढ़ा रहा है। बोलो, तो क्या मैं इसके पोजीशन और टाइम रिलेशन से बॉडी के मोशन के बारे में कुछ बता सकता हूँ? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाए, अगर वेलोसिटी दे दिया जाए और मैंने कहा बताओ सर 40 - 2, एट व्हाट टाइम, मैंने क्वेश्चन पूछा एट व्हाट टाइम द बॉडी वाज एट रेस्ट। किस टाइम पर बॉडी रेस्ट में था? सबका आंसर मुझे एक्सपेक्टेड है। किस टाइम पर बॉडी रेस्ट में था? ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था। चलो फटाफट करके आंसर बताओ मुझे। किसी का आंसर नहीं आया? ओके, अमन बोरा 0.5, वेरी गुड 0.5। कोई और आंसर? 1/2 सेकेंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने क्या पूछा, एट वॉट टाइम, किस टाइम पर, मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा? टाइम निकालना है। द बॉडी वॉज एट रेस्ट। बॉडी अगर रेस्ट में होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 0। शुड आई एक्सपेक्ट दिस? तो एट व्हाट टाइम वेलोसिटी वाज 0, ये क्या है? रिलेशन है ना। अगर v इज इक्वल टू 40 - 2 में मैं इसको क्या रख दूं, वेलोसिटी को 0 रख दूं, तो क्या आ जाएगा 40 - 2, तो टाइम क्या मिल जाएगा बेटा आपको? 1/2 सेकेंड्स। क्लियर है बात? हेलो, समझ पा रहे हो बेटा इस चीज को? हम्म। अच्छा, इसी तरीके से एक एग्जांपल अगर देख लिया जाए, क्या मैंने कहा, इफ a इज इक्वल टू 2t - 2, है ना। मैंने क्या बोला? a इज इक्वल टू 2t - 2। मैंने ये बात तुमसे बोल दी, a इज इक्वल टू 2t - 2। एक्सेलरेशन जो है, मैं तुमसे कुछ बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या टाइम के साथ वेरी कर रहा है? बोलो। टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चेक करना है, कैसे पता करोगे? a इज इक्वल टू 2t - 2, है ना। तो यहां पर अगर देखा जाए, t बराबर 0 रखा तो एक्सेलरेशन -2 मिला, t बराबर 1 रखा तो एक्सेलरेशन क्या मिल गया? 0 मिल गया। बोलो, तो अलग अलग टाइम पर एक्सेलरेशन तुम्हें क्या मिल रहा है बेटा? अलग अलग मिल रहा है। इसलिए आपको क्या बोलोगे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। बोलो, समझ आ रही बात? हम्म। इसकी क्लैरिटी को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग और आगे लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई वेलोसिटी जो है, एक्सेलरेशन जो है, ये है। क्या क्या चीजें होती है, इसकी बेसिक चीजें जानकारी मिल गई। अब हम मोशन को और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, ये मोशन क्लास 9 से थोड़ा अलग लग रहा है तुम लोगों को, क्यों? वजह इसकी ये है बेटा, क्योंकि 11th में थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना होगा। हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ना था पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या। अच्छा बताओ, कोई भी बॉडी मूविंग होगी, इसका मतलब उसका पोजीशन चेंज होगा, और अगर मूविंग नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। तो हम लोग ये जानते हैं यार स्टार्टिंग से कि मोशन है या फिर रेस्ट है। बॉडी क्या हो सकती है बेटा? रेस्ट में हो सकता है, या फिर किस में हो सकता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है ना। यूनिफॉर्म मोशन, या फिर मोशन क्या हो सकता है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म भी तो हो सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? कोई मुझे बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? कांस्टेंट, वेरी गुड वेरी गुड, कांस्टेंट, एक जैसा, है ना। चलो, अब जैसे यहां पर हम लोग बात करते हैं क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो बताओ
हमारे पास क्या क्या चीजें याद रखना, पोजीशन है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है। यही तीन क्वांटिटीज जनरली हमारे पास हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। तो रेस्ट में हम क्या देखते हैं कि तुम यहाँ ऑब्जर्वर हो और तुमने देखा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। कब देखा तुमने? t बराबर 0 पर देखा, 1 सेकंड पर देखा, 2 सेकंड पर देखा, 3 सेकंड पर देखा, मतलब अलग अलग टाइम पर देखा। लेकिन क्या उसका यहाँ से यहाँ तक पोजीशन x चेंज हुआ क्या? उसका पोजीशन चेंज हुआ? नहीं। तो हम उसे रेस्ट में कहेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे? रेस्ट में है, यही तो बोलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि द पोजीशन इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि x क्या हो अगर कांस्टेंट हो, अगर x क्या हो कांस्टेंट हो, या फिर आप कह सकते हो क्या डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डेल्टा x क्या होना चाहिए फिर? अगर x कांस्टेंट है तो पोजीशन में चेंज क्या होना चाहिए? 0। वेरी गुड। तो पोजीशन में चेंज क्या हो? 0 हो, है ना। हम कह सकते हैं या तो पोजीशन कांस्टेंट हो या तो चेंज इन पोजीशन क्या हो? 0 हो। तो वो बॉडी क्या कहलाएगी बेटा? रेस्ट में कहलाएगी। बोलो। तो इसका मतलब ऐसे कंडीशन में उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है? और वेलोसिटी 0 तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। समझ पाए? सेम उसी तरीके से जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कांस्टेंट, और मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मोशन का मतलब क्या? बॉडी के अंदर स्पीड या वेलोसिटी का होना। आर यू गेटिंग दिस? मोशन का मतलब क्या? वेलोसिटी या स्पीड का होना। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। समझ पा रहे हो? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए? 0। क्लियर? तो हम कह सकते हैं क्या, व्हेन द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज 0 वी कैन से द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। सीधी सी बात है यार। डेल्टा वी भी 0 हो जाएगा, और डेल्टा वी का मतलब क्या? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 0। तो वी फाइनल बराबर वी इनिशियल, यानी कि वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। तो अब हम लोग जो डेफिनेशन पढ़ते थे पहले क्लास 9th में कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग 9th में ये सब पढ़ते थे ना, यही डेफिनेशन पढ़ते थे। बोलो। अब उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल वही चीज है, लेकिन अब हम उसको एक एक अपग्रेडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। क्या? इफ द वेलोसिटी और स्पीड, बेसिकली बोलो इसको क्या बोल सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या फिर इसे क्या बोल सकते हो? स्पीड। इफ द स्पीड इज कांस्टेंट तो हम कह सकते हैं क्या? बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। या फिर हम कह सकते हैं क्या? इफ द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज 0 तो आप कह सकते हो क्या कि बॉडी रेस्ट में है। समझ पाए? रेस्ट और मोशन का मतलब समझ आया? अब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब क्या हुआ? अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि यहां पर क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? व्हेन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है? या मॉड ऑफ वेलोसिटी, यानी कि स्पीड जो है अगर उसका क्या हो रहा है बेटा? वेरी कर रहा है, स्पीड में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो आप ऐसे केस में कहोगे क्या कि हाँ भैया, जो मोशन है वो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, वो कांस्टेंट मोशन नहीं हो रहा है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो ऐसे केस में दो सिचुएशन बन सकती हैं। क्या? एक, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो और एक एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो। आर यू गेटिंग दिस? नहीं समझे? मतलब मैंने कहा क्या, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि जो, मान लो एक्सीलरेशन ने कह दिया क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब क्या हुआ? एक बॉडी जो है अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 थी तो एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? कितने से बढ़ जाएगी ना बेटा? यानी कि कितनी हो जाएगी अब? 15 हो जाएगी।
समझ आ रही बात? तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोल सकते हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन। इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटरी मोशन। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, ये मोशन तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, एक तरीके से ये मान के चलो। वैसे मैं पढ़ाऊंगा ये मोशन 11th में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, लेकिन जनरली तुम्हें 11th के अगर बोर्ड लेवल पे जाओगे तो आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन टाइप के मोशन को पढ़ना है। तो हम लोग को ये समझ में आएगा हमारे पास यूनिक मतलब एक वन डायमेंशनल मोशन में कैसे पढ़ना होगा बेटा। वन डायमेंशनल मोशन में कैसे पढ़ना होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर सकता है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन कर सकता है। ठीक है, मतलब या तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है, और या तो उसकी वेलोसिटी चेंज वाली हो सकती है, वेरिंग वेलोसिटी हो सकती है। समझ आ गई बात? हम्म। एक सेकंड बेटा। ये हो गई मोशन के बेसिक चीजों के बारे में जानकारी। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारे पास मोशन जो है वो बेसिकली देखने को मिल गया कि दो तरीके का हो सकता है, एक यूनिफॉर्म हो सकता है, एक नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है जनरल तरीके से। रेस्ट तो हम सभी लोगों को समझ में आता ही है। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर कभी भी आपके पास है, यूनिफॉर्म मोशन, और एक क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटरी मोशन। तो यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन की अगर बात करी जाए, तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन है वहां पर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट होगी, या फिर स्पीड आपका क्या होगा भैया, कांस्टेंट होगा। बढ़िया। ऐसे केस में जो आपका फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि ए क्या है, कांस्टेंट है। तो ये अगर ए कांस्टेंट है तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, आपके पास फॉर्मूला जो आ जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या फिर क्या हो जाएगा एस nth सेकंड में चली गई दूरी इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ a 2n minus 1। आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला? याद है ना फॉर्मूला ये तुम्हें? हाँ। तो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ऐसी कंडीशन होगी। अब तुम कहोगे सर अच्छा ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने कहा बेटा अच्छा एक बात बताओ, चाहे ये वाला मोशन हो, चाहे ये वाला मोशन हो, और चाहे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन भी अगर कांस्टेंट ना हो, इन तीनों ही की जो जनरेशन जो स्टार्टिंग होती है वो कहां से होती है बेटा, तो वो हम लोग यहां से पढ़ेंगे v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, या फिर a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये जो फॉर्मूले हैं ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल है। मतलब किसी भी टाइप के मोशन में आप लगाओगे तो वो एप्लीकेबल होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से क्या बना है, ये वाला मोशन भी बना है और ये वाला भी मोशन बना है। समझ आया? अच्छा क्या मैं तुम लोगों को थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जा सकता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे? अभी रेडी हो मेंटली? बोलो नो। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें बहुत ज्यादा उस पर नहीं ले चलूंगा, मतलब बेसिक इतना चीजें तो तुम्हें क्लियर है ना? चलो, क्योंकि अभी देखो इस टाइप के मोशन को हमें पढ़ने के लिए मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन हो गया, चलो बढ़िया। मैं इस वाले टाइप के क्वेश्चंस को अभी नहीं लगवाऊंगा, 11th में ही लगवाऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन को। हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ, है ना? या फिर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो जैसे
टाइप 1 का जो प्रॉब्लम एक तरीके से तुम्हें देखने को मिल सकता है, एक तरीके का प्रॉब्लम, वो किस पर बेस्ड होता है बेटा? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पर। ठीक है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पर। टाइप 2 की जो प्रॉब्लम होती है, टाइप दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, वो किस पर बेस्ड होता है बेटा? वो होता है आपको मोशन के इक्वेशंस पर, मोशन इक्वेशंस। ठीक है, और जो टाइप 3 की प्रॉब्लम होती है, टाइप थर्ड, वो किस पर होता है बेटा? ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफ्स। ठीक है, तो आज हम तीनों के एक एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, एवरेज के भी, मोशन के भी और ग्राफ के भी। ठीक है, अच्छा कितने लोगों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने आता है? आता था? चलो मैं तुम लोग को सिखाऊंगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग पॉलिनोमियल जानते हो? पॉलिनोमियल सब लोग जानते हो? पॉलिनोमियल क्लास 9 से पढ़ा होगा। अच्छा, अब देखो मैं तुम्हें बस यहाँ पॉलिनोमियल और इस ग्राफ दोनों को थोड़ा सा अभी डिटेल में बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे वापस। देखो पॉलिनोमियल जहां तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वो तुमने पढ़ा है क्या कि y इज इक्वल्स टू f इंटू एक्स। ये क्या लिख रहा है, इसको क्या पढ़ते हैं, कोई मुझे बताएगा? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। y को बोला जाता है, हाँ मैं पढ़ा बता रहा हूँ, y को बोला जाता है बेटा डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x को बोला जाता है क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और f को जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं भैया? फंक्शन। ठीक है, अब तुम सोच रहे हो सर ये क्या चीज है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फंक्शन, ये एक नई चीज आपने बताई। ठीक है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं इसको हम लोग क्या चीजें हैं। ये कुछ नया नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कितने लोग जानते हैं घर में फंक्शन होते हैं ना? फंक्शन, सभी के घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है। जैसे किसी का बर्थडे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, बर्थडे, बर्थडे पार्टी जानते हो? ठीक, बर्थडे क्या हो गया? एक फंक्शन हो गया। बर्थडे क्या हो गया? फंक्शन। इसको मैंने क्या बोल दिया? फंक्शन। अब फंक्शन में दो लोग टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं क्या, जो डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको अगर केक खाना है तो केक खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट होंगे बेटा? बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल पर, है ना? अब सोचो बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल एब्सेंट हो जाए, वो हो ही ना, तो तुम्हें केक खाने को मिलेगा? भाई उस दिन तो मूड ही खराब हो जाएगा, फंक्शन ही खराब हो जाएगा, है ना? कुछ इसी तरीके से देखो यहाँ पर तीन चीजों को हम लोग रिलेट करेंगे, ध्यान से समझना। डिपेंडेंट का मतलब हुआ क्या कि अगर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास अगर अवेलेबल है, ठीक है, तभी इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, और फंक्शन क्या है? फंक्शन टाइप है। अब यहाँ पर तुम्हें केक खाने को मिल रहा है, अगर फंक्शन को मैं बदल दूं, ठीक है, फंक्शन को क्या बदल दूं, कर दूं, बदल दूं, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कौन सा फंक्शन कर दिया जाए, मुंडन कर दिया जाए किसी, अच्छा एंगेजमेंट करना है तुम्हें, चलो हाँ एंगेजमेंट ही कर लिया जाए। ठीक है, तो एंगेजमेंट क्या हो गया, एक अलग तरीके का फंक्शन हो गया, मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दूसरे कैटेगरी के लोग होंगे। ठीक है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होंगे, दूसरे तरीके के लोग होंगे। तो इन जनरल मैथमेटिक्स में इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, मैथ्स में क्या, मशीन के तौर पे। जैसे हमने फंक्शन को क्या मान लिया बेटा, एक मशीन मान लिया है। ठीक है, सपोज वी हैव अ मशीन, इस मशीन में हमने क्या बोला कि हमने हमने बोला कॉफी मशीन है ये। ठीक, तो इनपुट, इनपुट को क्या बोलोगे बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आउटपुट को क्या बोलोगे तुम, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना? इनपुट में तुम्हें कॉफी अगर आउटपुट पर चाहिए, तो तुम्हें इनपुट में क्या क्या डालना होगा, शुगर डालना पड़ेगा, है ना, मिल्क डालना पड़ेगा, और कॉफी डालनी पड़ेगी, ठीक है, कॉफी पाउडर, तभी तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिलेगा, आउटपुट पर
एक हॉट कॉफी मिल जाएगी? बोलो। अगर तुम इसी मशीन में, है ना, तुमने क्या इनपुट डाल दिया, तुमने डाल दिया क्या, लेमन डाल दिया, तुमने डाल दिया शुगर डाल दिया और वाटर डाल दिया, तो तुम्हें यहाँ क्या मिलेगा आउटपुट पर? कॉफी। चेंज हो जाएगा ना, तो शिकंजी मिल जाएगा तुम्हें। क्यों? ओके। तो इसी तरीके से हमारे पास मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके के फंक्शंस डिफाइंड है ऑलरेडी, है ना। मैथमेटिशियन ने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। फंक्शंस जो होते हैं वो मैं तुमको बता दूं, पूरी लाइफ में तुम्हें केवल और केवल यही 4 फंक्शन देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे तुम्हारी जिंदगी में बचपन में मुंडन होता है, फिर बर्थडे होता है, फिर एंगेजमेंट होता है, फिर शादी होती है, फिर उसके बाद जयराम जी की हो जाता है ना। ऐसे 4-5 फंक्शन होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 5 फंक्शन है। पहला फंक्शन कहलाता है पॉलिनोमियल। क्या कहलाता है बेटा? पॉलिनोमियल। दूसरा फंक्शन क्या कहलाता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। तीसरा फंक्शन क्या कहलाएगा भाई? तीसरा कहलाता है आपका क्या? लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक। सीबीएसई वाले लॉग नहीं पढ़े होंगे। और चौथा क्या कहलाता है? एक्सपोनेंशियल। आर यू गेटिंग दिस? अब देखो, ये सब क्या है? अलग अलग है ना। ये सब के सब क्या है? ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है। ठीक। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? कहा जाता है क्या कि y, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर x टू द पावर n पर डिपेंड करता है, और n क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाएगा? पॉलिनोमियल बोला जाएगा। देखो, जैसे हमने कहा n की वैल्यू अगर हम लोग 0 से स्टार्ट कर लेते हैं तो y इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? x टू द पावर 0। n की वैल्यू अगर हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ a x टू द पावर 1 प्लस b जोड़ सकते हैं, है ना। अगला, ऐसे n की वैल्यू हम लोग 2 कर ले तो क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे y की वैल्यू 3 कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब तुम्हें पॉलिनोमियल याद आ रहा होगा क्लास 9 वाला, बोलो। यही समझ आ रहा है? मैं तुमसे पूछूं कि बताओ, यहाँ पर पहले वाले केस में y x पर डिपेंड कर रहा है क्या? ए लगा देता हूं यहाँ पर, चलो। जैसे हमने कह दिया y इज इक्वल टू 4 x टू द पावर 0। x टू द पावर 0 का मतलब कितना हुआ? 1। मतलब मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, क्या उससे y की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर y की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बेटा, तो ये मान के चलोगे क्या कि इसे हम क्या बोलेंगे? y जो है वो कांस्टेंट है। y क्या है? तो इसी को बोला जाता है क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग दिस? व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर उस पर डिपेंड ही नहीं करता है तो क्या बोलेंगे उसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, अब इसको जरा ध्यान से देखो। जब y की भी पावर 1 है और x पे भी पावर 1 है, तो इसे क्या बोलते हैं पता है? लीनियर पॉलिनोमियल। याद है? और इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा? हमने y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 बोल दूं, ये किसका इक्वेशन है? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? बोलो हाँ या ना। तो मतलब y जो है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कब लीनियर पॉलिनोमियल होगा? जब x पे भी पावर 1 हो और y पर भी पावर 1 हो। ठीक। अगले पॉइंट पर आते हैं। हमने कहा y, इसको भी तुमने ध्यान से पढ़ा होगा अगले लास्ट वाली क्लास में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा है। इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाता है? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं पूछूं इसका ग्राफ कैसा होता है, तो आई थिंक तुम लोग इंटेलिजेंट हो, तुम लोग बताओगे मुझे इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पैराबोला, पैराबोला। बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको देखा जाए तो इसको क्या नाम दिया जाता है बेटा? बहुत सही, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी गुड। ये हो गया क्या आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल।
समझ आ रही है बात, मतलब ये चल रहा है काम। अब रही बात ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बस तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ भाई। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यही तो होते हैं छह क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको क्या पढ़ेंगे, y इज द फंक्शन ऑफ x, लेकिन साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन y इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x। समझ आ गई बात? चलो बढ़िया, तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको और कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट करने वाला हूं मैं तुरंत फटाफट। देखो, हमने पढ़ लिया कि y इज इक्वल्स टू ए एक्स टू दावर 0, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हाउ मेनी जीरोज आर देयर, सब लोग जीरोज पढ़ चुके होंगे। कितने जीरोज होते हैं इसके, जीरोस का मतलब समझते हो, जब हम y की वैल्यू क्या कर दें, जीरो के बराबर रख दें, तो x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू जीरो कर दूं तो x की कितनी वैल्यू मिलेगी बेटा, केवल एक वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पर y को जीरो कर दूं तो x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी बेटा, दो वैल्यूज मिलेंगी। अगर इसको जीरो कर दूं तो x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी बेटा, तीन वैल्यूज मिल सकती हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो? इन जीरोज या पॉलिनोमियल का सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यानी कि y और x के बीच में आप ग्राफ ड्रॉ करो, है ना, तो इनका जो ग्राफ होगा ये x को कितनी बार कट करेगा, एक बार भी नहीं। ये कितनी बार कट करेगा, वन टाइम। ये कितनी बार कट कर सकता है, दो बार। ये कितनी बार, तीन बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे बोल दें अगर एक दो तीन, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा, हम्म 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें पैराबोला, तो पैराबोला कैसे बनता है, या तो ऐसे बनेगा या फिर पैराबोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है, दो जगह पर। तो इसको हमें समझ में आ जाता है, इसका ग्राफ कैसे जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अब इन ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, और क्यों ड्रॉ करना है, ये हम अभी तुम्हें रिलेट करने वाले हैं। जैसे हम लोग किसको ड्रॉ करने वाले हैं, y इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 0, तो बताओ ये ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। y की वैल्यू किसके बराबर है, 4, यानी कि 1 2 3 एंड 4, और ये हमेशा क्या रहने वाला है बेटा, 4 ही रहने वाला है। तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, याद है, हेलो, समझ पा रहे हो, ठीक है। दूसरा ग्राफ अगर मैं तुम्हें ड्रॉ करके बताऊं, हमने कहा y इज इक्वल्स टू, अगर 2x माइनस 4, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सिंपल, दो काम करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, पुट x बराबर 0, बताओ y क्या मिलेगा फिर, -4, यानी कि 0,4, ये क्या हो गया कि y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, है ना, ये मिल गया मुझे। x की वैल्यू कहाँ जीरो होती है, y एक्सिस पर, बोलो। और दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पॉइंट क्या करेंगे यहाँ पर, पुट y बराबर 0, तो x क्या मिल जाएगा बताओ, कुछ मिलेगा, अगर x y की वैल्यू 0 कट करोगे तो क्या मिल जाएगा, +2, यानी कि मुझे मिल गया क्या, 2,0, यानी कि y x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वो हमें मिल गया। बस दो ही पॉइंट की तो जरूरत होती है स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। एक यहाँ पर हमने y एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पर क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, x एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। y, ये x हो गया, ये y हो गया। y को कहाँ कट कर रहा है ये, देखो 0 1 2 3 4, ये पॉइंट है, इसे क्या बोलेंगे, 0,4। ए बेटा, इतना तो सबको समझ में आता है।
और ये ओरिजिन है, एक्स को कहाँ कट कर रहा है, 1 2, यहाँ पर कट कर रहा है 2 0। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो ग्राफ क्या बन जाता है बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर नोट में जिन बच्चों को ये आइडिया हो वो बहुत आराम से समझ पाएंगे। किसका आइडिया, स्लोप का आइडिया। ये बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये -4 था ना यार, ध्यान से देखो। तो उसको कहाँ कट करेगा वो, 1 2 3 एंड 4 यहाँ कट करता, और ये ग्राफ एक्चुअली ऐसे जाता है। समझ गए। अब देखो किसी बच्चे को अगर स्लोप का थोड़ा बहुत आइडिया है ना, आपके पास अगर स्लोप का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, तो आप क्या देखते हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देखा है, कितने लोगों ने देखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सबने देखा है, सीबीएसई आईएससी दोनों। हेलो, ये ग्राफ आप नहीं देखा है, ये इसे बोलते हैं बेटा, अगर नहीं देखा तो आज सभी लोग समझ लोगे, इसे क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप और इंटरसेप्ट। एम क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट स्लोप। क्या स्लोप तुम लोग समझते हो, और सी का मतलब क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप इसका आइडिया आपको है तो देखो स्लोप जो होता है एम, वो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ क्या, कि अगर एंगल जो है एक्यूट बन रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अगर एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट, तब तो तुम यहाँ पर कहोगे कि हाँ ये स्लोप जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। जैसे ये एंगल एक्स के साथ कितना बन रहा है, एक्यूट बन रहा है ना, लेस देन 90 है। और नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कैसा ग्राफ कैसा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज। ठीक है, और स्लोप जीरो भी होता है। जीरो होने का मतलब क्या हो गया भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और सी का मतलब क्या हो गया, वाई को कहाँ कट करेगा, ये हमें बताता है। तो अगर इस हिसाब से इस लाइन का ग्राफ आप ड्रॉ करना चाहें, ये तो मेथड आपका वन हो गया, सिंपल मेथड है, लेकिन जानकारी रखना इसका काफी जरूरी है। ठीक है, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है कि इसकी जानकारी आपको हो। तो अगर इस ग्राफ को फिर से हम देखें, इसी सेम ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। बताओ 2 क्या है, अगर y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो 2 क्या है बेटा, पॉजिटिव है। स्लोप, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है ना, और c की वैल्यू कितनी है, -4। तो मैं अगर ऐसे केस में ग्राफ ड्रॉ करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर y एक्सिस को -4, 1 2 3 और 4, -4, यहाँ पर लाइन कट करेगी और लाइन कुछ ऐसे जाएगी, मतलब एंगल कैसा बनाएगा, छोटा। समझ आ रही बात। और फिर भी आपको ये पता करना पड़ेगा क्या, x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है। x एक्सिस को कट कहाँ कर रहा है, ये पता करने का तरीका क्या है, y को क्या कर देना, वहां पे 0 कर देना। ठीक है, तो क्या आपको ग्राफ ड्रॉ करना समझ में आया, हेलो। तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो अब कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं, इसको जरूर समझना। तीसरा हमारे पास जो आता है क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसमें भी आपको वही दोनों स्टेप करने हैं। स्टेप 1 क्या, पुट x बराबर 0, y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, c मिलेगा। देखो समझ पा रहे हो बेटा, अगर यहाँ भी x 0 रख दिया जाए, यहाँ पर भी x 0 रख दिया जाए, तो y क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। और स्टेप 2 में अगर देखा जाए, सेकंड स्टेप में अगर हम लोग कह रहे हैं क्या, पुट y बराबर 0, यानी कि आपको क्या मिल गया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, दो वैल्यूज मिलेंगी, एक माइनस b अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और x2 जो मिलेगा वो माइनस b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये जो दोनों वैल्यूज होती हैं, ये दोनों वैल्यूज रियल होंगी या वर्चुअल होंगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो अंदर ये जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज b² माइनस 4ac। समझ पाए। सोचो अगर ये पॉजिटिव है तो हमें x की जो वैल्यूज मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, रियल मिलेंगी। बोलो, अगर d 0 है तो x की दोनों वैल्यूज मिलेंगी क्या, x1 बराबर x2, एक ही रूट मिलेगा इक्वल। और अगर d नेगेटिव है तो क्या मिलता है आपको, नो रूट्स, नो रियल रूट। ठीक है, समझ पाए। इसका मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे बेटा, तो ग्राफ ड्रॉ करते टाइम आपको अगर x की दो वैल्यूज मिल रही है, x1 और x2, है ना, तो यानी कि ये जो कर्व है वो दो जगह पर कट करेगा x एक्सिस को। समझ पा रहे हो। और एक चीज और ध्यान दे देते हैं स्टेप 3 में, क्या, कि a जो है, a पॉजिटिव है या नेगेटिव है। a अगर पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसे बनेगा, और a अगर नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। समझे। a अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, या फिर कैसा बन सकता है, पैराबोला ऐसा बन सकता है, और या फिर कैसा बन सकता है, पैराबोला ऐसा बन सकता है। ए बेटा समझ पाए। ये किस पे डिपेंड किया, ये सब किसके लिए है, a इज ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। दो अलग अलग जगहों पर कब कट करेगा, जब d की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। d की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये x1 x2 कहां शिफ्ट हो जाएंगे, कॉमन पॉइंट पर, इक्वल रूट्स। और अगर d क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए तो कैसा हो जाएगा, नो रियल रूट्स, यानी कि x को कहीं कट नहीं करेगा। ए बेटा समझ पा रहे हो। सिमिलरली इफ वी हैव a लेस देन 0, a क्या हो, लेस देन 0, दो अलग अलग जगहों पर कट कर सकता है, केवल एक जगह टच करके जा सकता है, कहीं कट कहीं टच नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब ये क्या होगा, दो जगह पर कट करने का मतलब d ग्रेटर देन 0, टच करने का मतलब d इक्वल टू 0, नो कट नो टच, d लेस देन 0। समझ पाए। तो इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है क्या, कि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, इस ग्राफ के ड्रॉ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसको हम रिलेट करने वाले हैं अपने मोशन से। ठीक है, और मोशन से रिलेट करने के बाद आज मोशन हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। बस एक सेकंड रुक जाओ। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चिरंजीत द्विवेदी, समझ आ रहा है तुम्हें, चल बढ़िया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था मोशन के बारे में, कि मोशन जो है वो क्या है, तीन चीजों के बारे में बेसिकली बात करता है, एक्स टी रिलेशन, वी टी रिलेशन, या फिर ए टी रिलेशन। मतलब क्या हुआ,
x जो है वो टाइम पर डिपेंड कर सकता है। कैसे डिपेंड कर सकता है बेटा? ऐसे डिपेंड कर सकता है। x जो है वो टाइम पर ऐसे भी डिपेंड कर सकता है। x जो है टाइम पर ऐसे भी डिपेंड कर सकता है ना? या इससे ज्यादा भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं। उसी तरीके से वेलोसिटी जो है वो टाइम पर ऐसे डिपेंड कर सकता है, मतलब डिपेंड ही ना करे, या फिर जो वेलोसिटी है वो a t प्लस b पर डिपेंड करे, या फिर वेलोसिटी जो है वो a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी पर डिपेंड करे। ऐसे ही a जो है वो टाइम पर डिपेंड ही ना करे। एक्सेलरेशन जो है वो, ये देखो यार यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा, कैपिटल ए कर देता हूँ, ए टी प्लस बी टाइप पर डिपेंड करे, और एक्सेलरेशन जो है वो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी पर डिपेंड करे। ऐसा भी हो सकता है। बोलो। हेलो। वही सेम टाइम जो टाइम भेजा तो था अंडर रूट प्रीवियस। हाँ, तो अब यहाँ पर एक चीज तुम्हें देखने को मिल रही है। अगर मान लो x जो है ना, x जो है वो टाइम के पावर 0 पर डिपेंड कर रहा है, तो पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होगा? कांस्टेंट जैसा बनेगा। अगर x जो है वो टाइम के 1 पावर पर डिपेंड कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। और अगर ऐसा बनेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? पैराबोला इन ऑल द केसेस। ठीक। तो जरा सोच के देखो कि हमारे पास जो मोशन था, पहला जो मोशन था वो किसका था? रेस्ट का था। हमने रेस्ट वाले मोशन की बात करी, ठीक है। रेस्ट वाले केस में क्या होगा? यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो x बराबर क्या है? x कांस्टेंट था, बोलो हाँ या ना? मतलब x जो था वो टाइम पर डिपेंड कर रहा था क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो क्या इसका ग्राफ ऐसे बनाया जा सकता है? और अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन देखा जाए तो टाइम ये है और ये वेलोसिटी है, और वेलोसिटी क्या था? थ्रू आउट द मोशन 0 था, तो इसका ग्राफ इसी पर चला जाएगा, बोलो ऐसे। और एक्सेलरेशन टाइम की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या था? 0 ही था। दूसरा, मोशन अगर हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, तो जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? कांस्टेंट थी, ठीक है। तो जरा सोचो पोजीशन टाइम क्या होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स अपॉन टी। अगर ये कांस्टेंट है, बोलो समझना, मतलब मान लो कांस्टेंट क्या है? ए है, तो एक्स बराबर क्या होगा? ए टू द पावर 1 हो जाएगा। यही समझ पा रहे हो मेरी बात? हेलो। यानी कि जो x है वो टाइम की कितने पावर पर अब डिपेंड करने लगेगी? 1 पावर पर। अगर ये ऐसा है तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा कुछ हो सकता है? तो अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो उसका ग्राफ कैसा बन सकता है बेटा? स्ट्रेट लाइन बन सकता है, चाहे वो ऐसा हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा हो। मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। ठीक। तो वेलोसिटी क्या है? स्लोप का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी। एक्स टी का स्लोप को हम क्या बताएगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी इसकी? कांस्टेंट। तो ये वीटी ग्राफ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और एटी ग्राफ कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन तो 0 था ना बेटा, तो एक्सेलरेशन ग्राफ ऐसा चला जाएगा। समझे? तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। क्लियर है बात? हाँ। चलो कहानी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। तो हमें पता चल गया क्या कि हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ये चीज आपको सिखा दी मैंने इस लेक्चर में। ठीक। नाउ कमिंग टू सम न्यूमेरिकल अप्रोच। वी आर कमिंग टू द सम न्यूमेरिकल अप्रोच। देखते हैं क्या होता है।
हम्म। अब देखो न्यूमेरिकल अप्रोच की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोग के पास अगर v है ना, वेलोसिटी है, u है, a है, s है और t। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो मुझे बताओ वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर? ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी और ये भी वेक्टर क्वांटिटी, और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या हुआ हमारे पास, अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस को अप्लाई करना है, सो वी नीड टू टेक ऑल द क्वांटिटीज इन वेक्टर फॉर्म। हेलो, समझ पा रहे हो? तो वो क्या लेना पड़ेगा मुझे, वेक्टर फॉर्म में लेना पड़ेगा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लेना है और 1D की बात कर रहे हैं, तो 1D में वेक्टर फॉर्म का एक ही तरीका होता है। देखो ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्स और ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्स। एनी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एनी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अगर इसी तरीके से वर्टिकल मोशन की बात कर लिया जाए तो वर्टिकल के केस में क्या हो जाता है, एनी वेक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी पॉजिटिव, एनी वेक्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी नेगेटिव। समझ पाए बेटा? तो आज से तुम लोगों को अपनी हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, देखो एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ। एग्जांपल, मैं मैंने बोला क्या, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, जिसको मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मैक्सिमम कितना हाइट कवर करेगा, तो फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना काम कर रहा है, जी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यही तो बोलते हैं हम लोग। तो ऐसे कंडीशन में बेटा, उदित कहाँ चले गए भाई आज? हाँ, ऐसे कंडीशन में बताओ इनिशियल वेलोसिटी कौन बताएगा मुझे, दीपांशु बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, विल वी टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव? दीपांशु पॉजिटिव, कितना लेंगे, प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन बताओ? जी की वैल्यू हम 10 यूज करेंगे। जी की वैल्यू हम 10 यूज करेंगे, बताओ क्या होगा एक्सेलरेशन? -10 मीटर पर सेकेंड बेटा। ठीक है, ये तीन क्वांटिटीज हम लोगों ने यहाँ पर ले ली है। अब हम क्या क्या निकाल सकते हैं बताओ, कितना हाइट वो चल रहा है, मतलब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और कितना टाइम लगा रहा है, क्या हम निकाल सकते हैं इसको? क्या -5 आ रहा है, क्यों? Why the acceleration is -5? It is moving under gravity beta, and if it is moving under gravity, then what will you take that acceleration? Gravitational acceleration नीचे की तरफ लोगे ना, g की वैल्यू 10, बोलो। यहाँ लिखा हुआ है a g, और g की जो वैल्यू होगी विल टेक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आई बात? तो बताओ h निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, v u a और s, मोशन इक्वेशन का फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो हमारे पास यहाँ पर होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान दो यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर इन तीनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो बेटा, तो इन तीनों इक्वेशन इन पांच क्वांटिटीज से मिलकर बनी है।
यही 5, जिसमें से हर इक्वेशन में एक क्वांटिटी एब्सेंट है। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की कोई जगह नहीं है, और यहाँ पर टाइम की कोई जगह नहीं है। ठीक है, तो हमें v पता है, u पता है, a पता है, और s निकालना है। टाइम की कोई जरूरत नहीं है अभी मुझे, तो बिना टाइम के क्या s नहीं निकाला जा सकता है? थर्ड इक्वेशन हम कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v हो गया 0, u हो गया कितना 50 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना हो गया -10 इंटू s कितना हो गया h, तो h मस्ट बी इक्वल टू 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, एक 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 आ जाएगा, तो 5 इंटू 25 दैट इज 125। समझ गए भाई? दूसरी बात, टाइम अगर निकालना होता तो पहला इक्वेशन आप लगा लेते तब भी आ जाता, अब तो दूसरा भी लगा लो तब भी आ जाएगा। समझ गए? लेकिन जरा सोच सोच के देखो यहाँ पर कि अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऑपोजिट कर दूं, एक बॉल है जो यहाँ से ड्रॉप किया जाता है किसी हाइट h 100 मीटर से। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट द ग्राउंड। जब ग्राउंड को हिट करता है तब उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हमारे पास ओरिजिन मानना बहुत जरूरी है। ओरिजिन कहाँ मानोगे, यहाँ मानोगे या यहाँ मानोगे? बताओ, ए पर मानोगे या बी पर मानोगे? ओरिजिन ए। अगर ए को तुम ओरिजिन मान रहे हो तो बताओ ये क्या हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे आओगे तो क्या लोगे तुम, नेगेटिव। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 0। एक्सीलरेशन क्या होगा? +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ। समझ पा रहे हो? ये हो जाएगा +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से कितना ये डिस्प्लेस हो रहा है, s, बताओ। 100 मीटर। और क्या निकालना तुम्हें, तो v की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब जरा सोचना यहाँ पर, क्या ये जो है g, इसको अगर एक्चुअली जो मैंने अभी कन्वेंशन बताया उसके हिसाब से तुमने लिया या उसके अलावा किसी तरीके से लिया? कोई भी क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे ली जाएगी बेटा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो हमने यहाँ पॉजिटिव क्यों ले लिया? क्या हमें नेगेटिव लेना चाहिए अगर हम लोग वेक्टर के तरीके से देखें तो? बोलो भाई। अगर मैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लूं चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, तो ये भी कैसा लेना पड़ेगा तुम्हें, नेगेटिव। तो अगर आप कभी भी जब आप इन मोशन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लेंगे, जो हमारा वेक्टर फॉर्म है उसके हिसाब से लेंगे। वेक्टर के तरीके से अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हो तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखो कैसे, हमें v निकालना, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो v स्क्वायर चाहिए, u 0 है, प्लस 2, a कितना आ गया -10, s कितना आ गया -100, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √20 इंटू 100 और 10√20, या फिर कह सकते हो क्या 40√5। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चार बाहर आ जाएगा ना। अब समझ पाए वेक्टर को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये सब बेसिक बेसिक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, और नेक्स्ट क्लास तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है।
अगली क्लास में हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और फोर्सेस में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे और ये नॉलेज केवल आपको कलेक्ट करनी होगी और इस नॉलेज में काफी कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ बेटा बोलो। कहीं से भी ले लोगे बेटा। देखो हम लोग ओरिजिन मान लो यहाँ पर ले लेते, मान लो यहाँ पर लेते, यहाँ नीचे ले लेते, ठीक है, इस पोजीशन पर। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ से हम लोग ड्रॉप किए हैं, ठीक। तो बताओ इसका इनिशियल पोजीशन कहाँ पर होता? यहाँ पर होता। और फाइनल पोजीशन कहाँ होता बेटा? यहाँ पर होता। ये होता ओरिजिन। ये दूरी कितनी है? 100 मीटर। बताओ इसका एक्स इनिशियल क्या बोलते? +100 बोलते। और एक्स फाइनल क्या बोलते? ओरिजिन पर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेते तुम? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, दैट इज 0 माइनस 100। तब भी तो -100 आता। बोलो। तो इस तरीके से आपको, आप अगर सिस्टम से चलोगे तो कभी गलत नहीं होगा, फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन जैसे फिजिक्स में हम लोग कुछ शॉर्टकट ले लेते हैं कि नहीं ये ऐसे ले लो, लेकिन उसका रीजन ही नहीं पता हम क्यों ले लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है फिजिक्स, समझे? चलो आज के लिए इतना ही। किसी और को कोई डाउट हो तो बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट?